अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के वीलॉग में हस्बे मामूल दिन भर की अहम खबरें और हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं हालिया बारिशों और उनसे मचने वाली तबाही की। तो ये मौसम बरसात पाकिस्तान के लिए किसी रहमत से कम नहीं होता, मगर जब वही बारिश इंतजामी नाअहली और हुकूमती गफलत के साथ मिल जाए तो वो रहमत नहीं बल्कि क़यामत बन जाती है। पिछले चंद दिनों में सिर्फ एक दिन में पंजाब में 54 से जायद हलाकतें हुई। मुल्क भर में 17 जून से 17 जुलाई के दौरान 178 अफराद जाँ भाग और 491 से ज्यादा जख्मी हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, पेशावर, लाहौर, हर शहर डूबा, हर सड़क नदी बनी और हर घर खौफ में लिपटा हुआ। पंजाब में कई घंटे लगातार क़यामत खेज बारिश के बायस नदी नाले उबल पड़े, जबकि सड़कें दरिया बन गईं और नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों और मकानों में दाखिल होने से शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पोटोहार रीजन में छोटे डैम्स उबल पड़े। धराबी के करीब डैम टूटने से रेला आबादी में दाखिल हो गया। तलागंग में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 18 घंटे लगातार बारिश से रावलपिंडी डूब गया। दरियाए सवां बिफर गया, जिसके बायस पानी के रेले आबादियों में दाखिल हो गए। सड़कें दरिया बन गई। पानी के रेले कई गाड़ियां बहा कर ले गए। नाला लई की सतह 23 फुट तक बुलंद होने पर हंगामी अलार्म बजा दिए गए। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए, जिसके बायस पानी के रेले आबादियों में दाखिल हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल 18 घंटे नॉन स्टॉप बरसे। 230 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने शहर डुबो दिया। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में खुश्की का नामो निशान ना बचा। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। रेले सड़कों और शाहराहों पर बहने लगे और रेलों में कई गाड़ियां बह गईं, जबकि पानी मोटरवे तक जा पहुंचा। कटारिया पर नाला लई की सतह 20 और ग्वाल मंडी पर 19 फुट हो गई, जिसके बायस खतरे के सायरन बजा दिए गए, जबकि मसाजिद से भी एलानत किए गए और करीबी आबादी को फौरी इनखला का कहा गया। दरिया समा की सतह बुलंद होने से पुल जेर आब आ गया। पुल पर मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। चक्री के गांव लादिया में खानदान रेले में फंस गए। नाजरीन, पाकिस्तान में मानसून सीजन के दौरान 17 जून से 17 जुलाई तक की मुद्दत में मौसमियाती शिद्दत, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी कैफियत ने हौलनाक तबाही मचाई। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा पंजाब रहा, जहां 103 हलाकतें हुई, जिनमें अफसोसनाक तौर पर 50 बच्चे भी शामिल थे। पंजाब में ही सिर्फ एक दिन में 54 से 63 अफराद की अमवात रिपोर्ट हुई, जो इंतजामी नाकामी का खुला सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अफराद जहां भाग और 57 जख्मी हुए, जबकि सिंध में 20 हलाकतें और 40 अफराद जख्मी रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 16 अमवात और 4 जख्मी, जबकि आजाद कश्मीर में भी 1 जान का नुकसान हुआ। इन आदादो शुमार से ये वाज़ेह होता है कि बारिश की शिद्दत से ज्यादा खतरनाक हुकूमत की बदइंतजामी और पेशगी इक़दामात की अदम मौजूदगी रही, जिसने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया। इन होलनाक हालात में क्लाउड बर्स्ट जैसे गैर मुतवक्को मज़ाहिर ने सूरत हाल को और भी पेचीदा बना दिया, लेकिन इसके बावजूद वार्निंग सिस्टम्स, रेस्क्यू इंतजामात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकिस हालात ने इन आफात को अलमिया बना दिया। रावलपिंडी में 15 घंटों के दौरान 230 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि चकवाल में जो कुछ हुआ उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। चकवाल और जेलम में क्लाउड बर्स्ट होने से रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश बरसी गई, जिसके बायस कई कस्बात और देहात ज़ेर आब आ गए। पोटोहार में कई छोटे डैम्स उबल पड़े। हिंदुओं का मुकद्दस मकाम कटास राज मंदिर पानी में डूब गया। चकवाल और तलागंग में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। धराबी के करीब छोटा डैम टूटने से रेला आबादी में दाखिल हो गया। दीगर कई डैम्स भी फुल हो गए। नाजरीन, जब ये सारा दिन मैं टीवी पर रिपोर्ट होते देख रहा था कि मीडिया क्या बता रहा है, तो मेरा दिल भर आया। मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब से रब्ता कायम किया और वहाँ पे मेरे सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई और एडिशनल सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई। उन्होंने जो सूरत हाल बताई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर भी देखेंगे। नाजरीन, एक्चुअली ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो भी डैम्स बनाए हुए थे उनमें से कोई भी नहीं टूटा, ना ही कोई ओवरटॉप हुआ, बल्कि स्पिल होता रहा। वाटर स्पिल वे के रास्ते वो जाता रहा। और हम आपको अपनी स्क्रीन में ये दिखाएंगे कि आप उस गेज को भी देखेंगे, 2-2 फुट 3-3 फुट पानी चलता रहा। और अगर पानी ज़्यादा भी हुआ तो वो पानी स्पिल के ज़रिए स्पिल होता रहा, स्पिल वे के ज़रिए स्पिल होता रहा, और उसमें कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी डैम को कोई नुकसान पहुंचा। हाँ, जो आबाद डिपार्टमेंट है, यानी एजेंसी फॉर बारानी एरिया डेवलपमेंट, उसने जो डैम्स बनाए थे, जो के लोकल जो आबादियां हैं, लोकल गांव हैं, उनकी हेल्प के साथ जो बने थे छोटे डैम्स, वो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए बनाए होते हैं, अपने गांव के लिए बनाए होते हैं। उन पे जब पानी आया तो उनको कोई नुकसान पहुंचा, तो वो नुकसान इसलिए था कि वो किसी डिज़ाइन के मुताबिक तो होते नहीं हैं।
لیکن جو ڈیزائن اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بنایا اور جو ڈیمز بنے ہیں وہ میں نے خود بھی پھر دیکھے اور ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائیں گے. کوئی بھی اوور دی ٹاپ نہیں گیا, کسی ڈیم کو نقصان نہیں پہنچا, بلکہ وہ صحیح طریقے سے بہتے رہے اور کوئی نقصان نہیں ہوا. اور میڈیا جو رپورٹ کرتا رہا, مجھے نہیں پتا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں ایسی رپورٹنگ کرتے رہے. ناظرین, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلاؤڈ برسٹ آخر ہوتا کیا ہے. ناظرین, کلاؤڈ برسٹ ایک انتہائی غیر معمولی مگر خطرناک قدرتی منظر ہے جس میں ہوا میں نمی کا تناسب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں چند ہی منٹوں میں سینکڑوں ملی میٹر بارش گر جاتی ہے, جیسے آسمان کا سارا پانی ایک جگہ پھٹ گیا ہو. چکوال میں یہ شرح 400 سے 423 ملی میٹر تک پہنچی. یہ قدرتی مظاہر جب پیشگی وارننگ کے بغیر آئیں تو پورے شہر, گاؤں, سڑکیں, پل اور زندگی سب کچھ بہا لے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ناظرین, اتنی بڑی تباہی سے پہلے الرٹ کیوں جاری نہیں ہوئے؟ نکاسی آپ کے نظام میں اصلاحات کہاں گئیں؟ سیلابی نالوں کی صفائی کیوں نہیں کی گئی؟ ریسکیو ٹیمز کیوں دیر سے پہنچی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے. حکمران صرف نوٹس لے رہے ہیں, فائلوں میں اجلاس ہو رہے ہیں اور عوام لاشیں اٹھا رہے ہیں. سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے کی اصل وجہ صرف بارش نہیں بلکہ حکومت کی بد انتظامی ہے. بلدیاتی اداروں کی ناکامی, نالوں پر قبضے, پانی کے راستے بند اور اربوں کے بجٹ کے باوجود صفر تیار. ناظرین, اس میں بڑی اہم بات کی ہے کہ نالوں پر قبضے یعنی وہ زمینیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ لاہور سے جب گجرانوالہ تک جایا جاتا تھا تو راستے میں بہت سارے پل آتے ہیں اور آپ نے اکثر یہ دیکھے ہوں گے, بہت سارے لوگ جو وہاں سے گزرتے ہیں انہوں نے دیکھے ہوں گے. لیکن اب وہاں پہ صرف پل ہیں. نیچے آپ دیکھیں جس جگہ سے پانی نیچرلی جانا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی اس طریقے کی آفت آتی ہے تو پانی ان کے ذریعے, ان نالوں کے ذریعے جاتا ہے, وہاں پہ بلند و بانگ عمارتیں بن گئی ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. لوگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, بس ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی آفتیں آتی ہیں تو ناظرین پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکتیں, ڈوبنا, مرنا, یہ سب کچھ ہو. ناظرین, میں کچھ تجاویز حکومت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ موسمیاتی وارننگ سسٹم کو جدید کیا جائے, کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات کی فوری پیشگوئی ہو, نالوں, ڈرینیج, سیوریج سسٹمز کی صفائی کو سالانہ نہیں بلکہ ماہانہ مانیٹرنگ کے تحت لایا جائے. علاقائی سطح پر ایمرجنسی رسپانس یونٹس بنائے جائیں جو فوری حرکت میں آ جائیں. ناظرین, اب موسمیاتی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, گلوبلی وارمنگ شروع ہو گئی ہے. کبھی بھی یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کس وقت کیا ہو جائے گا, لیکن ہمارے جو سسٹم ہے اگر وہ بہتر ہوں تو وہ یہ جان سکتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے. سیلاب زدہ علاقوں کو ہائی رسک زون قرار دے کر وہاں تعمیرات پر پابندی عائد کی جائے. مقامی حکومتوں کو اختیار دیا جائے تاکہ فیصلے مرکز سے نہ بلکہ زمینی سطح پر کیے جائیں. ناظرین, بارش قدرت کی دین ہے مگر تباہی حکومت کی دین ہے جو کہ ان کی نااہلی ہوتی ہے. آج اگر ہم خاموش رہے تو کل شاید ہمارا اپنا علاقہ, محلہ یا گھر پانی میں ڈوبا ہوگا. آپ سے گزارش ہے, شعور پھیلائیں, سوال اٹھائیں اور حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ صرف نوٹس نہ لیں, ذمہ داری قبول کریں. ناظرین, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ادارہ واسا وہ کام کر رہا ہے, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے, بلکہ میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ ہمارا جو واسا ہے نا وہ سورج ہے. سورج جب آئے گا پانی خشک ہو جائے گا. چونکہ واسا تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہا, سورج تو پھر ہمارا واسا ہے نا کہ وہ بھی آئے گا اور وہ آ کے پانی کو سکھائے گا. جیسے آپ لوگوں کے گھروں کی دیواریں بھی گیلی ہو جاتی ہیں تو کیا وہ واسا ٹھیک کرتا ہے یا ان کو سکھاتا ہے؟ وہ ہمارا اپنا واسا سورج مہاراج جب آئیں گے تو آ کے ہمیں سکھائیں گے اور ہمارے پانی کو بھی سکھا دیں گے. گورنمنٹ اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے. ناظرین, اب کچھ بات کرتے ہیں بلکہ ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا. ایک ایسی جماعت جو ایک طویل عرصہ سے عوامی مقبولیت, مزاحمت اور انصاف کے بیانیے کی علامت سمجھی جاتی رہی ہے, لیکن اب یہ جماعت اندرونی خلفشار, قیادت پر عدم اعتماد اور پارٹی کے نظریاتی ورکرز کی بغاوت جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر جو صورتحال ابھری ہے وہ صرف اختلاف رائے تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل اندرونی تقسیم کی عکاسی کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے سابق رہنما شیر افضل مروت کے تازہ ترین بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. انہوں نے علیمہ خان پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی تھوپتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر واقعی علیمہ خان کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی عزیز ہے تو وہ خود تحریک کی قیادت کریں, صرف پسے پردہ رہ کر فیصلے نہ کریں. شیر افضل مروت نے شبلی فراز اور سلمان اکرم راجہ پر بھی سخت تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے عمران خان کو اپنے نظریاتی وفادار ساتھیوں سے دور کیا.
दूसरी जानिब पार्टी के अंदर जो नाराजगी सेनेट इंतखाबात के हवाले से फैल रही है वो महज एक इंतखाबी तनाज़ा नहीं बल्कि पार्टी की तंजीमी अखलाकियात और अंदरूनी जमहूरियत पर सवालिया निशान बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कई उम्मीदवारों ने, जिनमें इरफान सलीम, आयशा बानो, खुरम ज़ीशान, इरशाद हुसैन और वकास औरकज़ई शामिल हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट उम्मीदवारों के इंतखाबात पर शदीद एतराज़ उठाया गया है। उनका मौक़िफ़ है कि पार्टी के असल मेहनती वर्कर्स को नजरअंदाज करके मुफादाती शख्सियात को आगे लाया जा रहा है। ये नाराज उम्मीदवार न सिर्फ सेनेट की दौड़ से दस्तबरदार होने से इनकार कर चुके हैं बल्कि उन्होंने वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी भी दे दी। ये एहतजाज उस वक्त और भी शिद्दत अख्तियार कर गया जब पीटीआई के साबिक सिटी सदर रहमान जलाल ने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजीदा इल्जामात आयद किए। उन्होंने दावा किया कि इरफान सलीम जैसे बावफा कारकुनों को जानबूझकर फहरिस्त से निकाला गया, जबकि वो कारकुन जो 9 मई के बाद भी पार्टी के साथ खड़े रहे आज भी पार्टी से नाइंसाफी का शिकार हो रहे हैं। रहमान जलाल का कहना था कि ये महज सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। उन्होंने कहा कि मिर्जा अफरीदी जैसे चेहरे जिन्होंने कभी पार्टी की किसी तहरीक या जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें सिर्फ मुफादाती बुनियादों पर टिकट दिया गया, जबकि नजरियाती कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि सेनेट इलेक्शन वाले दिन असेंबली में दाखिले को रोका जाए और जिन एमपीएज ने एटीएम्स को वोट दिया उनका सोशल बाइकआउट किया जाए। इसी दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बिला मुकाबला मुंतखब कराने का मुआहिदा तय पाया था वो भी नाराज उम्मीदवारों के इनकार के बायस खटाई में पड़ गया है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस मुआहिदे पर एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन वो वीडियो भी जारी नहीं की जा रही क्योंकि सिर्फ सूरत हाल गैर यकीनी हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल का गहरा तज्जिया किया जाए तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 2 बड़े बहरानों से गुजर रही है। जब पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करें, जैसे शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान, शिबली फराज और सलमान अकरम पर किए, तो ये वाज़ेह इशारा होता है कि जमात के अंदरूनी मामलात गैर शफाफ हो चुके हैं। जब फैसले जाती रवाबित, असर रसूख या खानदान की बुनियाद पर होंगे तो जमात में मौजूदा नजरियाती कारकुन खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगे और पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सेनेट इंतखाबात में जो बगावत उभरी है वो दर हकीकत उन कारकुनों का रद्द-ए-अमल है जो सालों की मेहनत, कुर्बानी और वफादारी के बाद भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। जब कुर्बानी देने वाले कारकुनों को किनारे लगाकर उन चेहरों को आगे लाया जाए जो सिर्फ सहूलतकार हैं तो जमात में इंतशार पैदा होना फितरी है। इस तमाम तनाजुर में अगर क़यादत ने बर वक्त शफाफ और मुनसिफाना फैसले न किए तो ये बगावत मुज़ाहमत में बदल सकती है। कारकुनान की ये बगावत क़यादत के खिलाफ एक अवामी मुकदमा बन सकती है और पार्टी की तंजीमी ढांचे को संगीन नुकसान पहुंचा सकती है। ये वक्त है कि पीटीआई की क़यादत, खुसूसन वो जो इमरान खान के करीब समझे जाते हैं, अपने फैसलों पर नजरसानी करें। अगर पार्टी सिर्फ उन चेहरों के गिर्द घूमती रही जो पसे पर्दा फैसले करते हैं और असल मैदान में नजर नहीं आते तो ये जमात एक मजबूत अपोजिशन या अवामी तहरीक बनने की बजाय अंदरूनी इंतशार का शिकार हो जाएगी। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का नारा था नया पाकिस्तान, लेकिन अगर नए पाकिस्तान में भी पुराने तरीके चलेंगे तो ये सिर्फ नारा ही रह जाएगा। असल इम्तिहान क़यादत का नहीं बल्कि नजरिए का है और नजरिया तभी बचता है जब वर्कर्स को इज्जत दी जाती है, एटीएम्स को नहीं। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं बैनुल-अक़वामी मामलात की। तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हिटलर बन चुका है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शाम के हवाले से अपनी हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी बयान करते हुए कहा है कि मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि हमने शाम में क्या किया है और हम शाम में क्या करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी शाम से मुतल्लिक पॉलिसी की वजाहत जारी रखते हुए कहा कि पहला असूल दमिश्क के जुनूब में गोलान हाइट से लेकर द्रोज माउंटेन के इलाके तक खित्ते को गैर फौजी बनाना है और दूसरा असूल हमारे भाइयों के भाइयों यानी द्रोज पहाड़ पर रहने वाले द्रोजियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उनका कहना था कि दमिश्क की हुकूमत ने इन दोनों असूलों की खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत ने दमिश्क के जनूब में इस इलाके में फौजें भेजी जिसे गैर फौजी बनाना था और द्रोजियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। अमरीका ने इसराइल के इन हमलों की हिमायत से इनकार करते हुए शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करने पर जोर दिया है और क़याम अमन के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखने की बात की है। सिर्फ द्रोज के तहफ़्फ़ुज़ का बहाना नहीं बल्कि एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद शामी अबूरी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना ताकि वो अपनी फौज पर कंट्रोल ला सके और खित्ते में ईरान नवाज ग्रुपों के असर को कम किया जा सके। इलाकाई ताकतों को पैगाम देना कि ये हमले एक मखसूस ताकत तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अंजाम दिए गए हैं ताकि बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा ताकतें भी मुस्तकिल जंगबंदी का जरूरत तस्लीम करें। अगरचे अबूरी हुकूमत ने द्रोज की हिमायत का वादा किया
اور امریکہ نے معاملہ سست کرنے کی کوشش کی، مگر دروز بدو کشیدگی سے پولیس بندی کا نیا بحران پیدا ہوا ہے۔ اسرائیل نے محدود شامی فوج کی دوبارہ آمد کے لیے راہ بھی دی، مگر سیکیورٹی صورتحال غیر یقینی ہی رہی۔ یہ دھڑے باہمی وابستگی اور فوجی طاقت کے ذریعے سیکیورٹی کی بنیادی اصولوں کو یکسر بدلنے کا جھوٹا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایک پیچیدہ علاقائی طاقت کے درمیان کشمکش جاری ہے، جس میں انسانی جانوں کا مرضی کے مطابق کھیل خطرناک نتائج کھڑے کر سکتا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔